थोड़ा ऊंचा रखिए, चेहरे पे आ रहा है। बना दिया यार, मैं कर रहा हूं। पहले ब्रीफिंग इनिशिएट कर दो। मैम बुला ली, मैम स्टार्ट करने के बाद फिर उसके बाद मैम करेंगे। ये भी है। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक तथा सोशल मीडिया के सभी सम्मानित साथीगण, सभी को नमस्कार। आपका आज की इस प्रेस वार्ता में स्वागत है। इस प्रेस वार्ता का आयोजन प्रेस वार्ता का आयोजन जनगणना 2027 के बारे में जानकारी देने, उसकी प्रक्रियाओं के बारे में सम्मानित मीडिया को जानकारी देने के लिए आयोजित किया गया है। इस प्रेस वार्ता में हमारे साथ उत्तर प्रदेश जनगणना कार्य निदेशालय की प्रमुख निदेशक एवं मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी श्रीमती शीतल वर्मा जी हैं, जो कि पूरे जनगणना प्रक्रिया के बारे में, उसकी जो इनोवेशंस वगैरह इस बार जनगणना में किए जा रहे हैं, इसके बारे में जानकारी देंगे। हम मैम से अनुरोध करते हैं कि मैम हमारी मीडिया को संबोधित की जानकारी उपलब्ध कराइए। थैंक यू। थैंक यू डायरेक्टर साहब। सभी पत्रकार बंधुओं को, मीडिया बंधुओं को मेरा नमस्कार। मैं शीतल वर्मा हूँ। मैं वर्तमान में डायरेक्टर जनगणना कार्य के रूप में प्रदेश का जनगणना का कार्यभार देख रही हूँ गृह मंत्रालय की ओर से। सबसे पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगी हमारी प्रेस वार्ता में सम्मिलित होने के लिए। हम आपको एक सूक्ष्म परिचय देना चाहते हैं जनगणना 2027 का, जिसको हम जनगणना 2027 कहते हैं। वो प्रक्रिया जनगणना जून 2025 से प्रक्रियाधीन है। आप लोगों ने जनपदों में भी देखा होगा, बहुत सारी कार्यवाही हो रही है। समय समय पर हम लोगों ने आप लोगों को भी अवगत कराया है छोटी मोटी न्यूज़ के बारे में। एक ओवरऑल, और अब क्योंकि फील्ड ऑपरेशन स्टार्ट होने जा रहे हैं, जिसमें हम आम जन के साथ भेंट करते हैं, एक एक घर घर जाके सर्वे करते हैं, तो मैं उसके बारे में आपको एक सूक्ष्म परिचय प्रस्तुतिकरण के माध्यम से देना चाहूँगी। अजय, मेरा अनुरोध है कि आप प्रेजेंटेशन स्टार्ट करें। नेक्स्ट स्लाइड। अजय तुम्हें पीछे होना। तो सेंसस क्या होता है? सबसे पहले अगर हम बात करें सेंसस के विषय में, सेंसस होता है जनसंख्या की गणना। लेकिन क्या हम केवल जनसंख्या की गणना करते हैं? और सेंसस बाकी सर्वे से डिफरेंट कैसे होता है? जब भी हम जनसंख्या की बात करते हैं, हम किसी एक समय के बिंदु पर जनसंख्या की बात करते हैं। तो जिस पूरी प्रक्रिया की हम बात कर रहे हैं, इसका जो टाइम स्टैम्प है, ये है 00 आवर्स ऑफ 1 मार्च 2027। 1 मार्च 2027 के रात के 12 बजे जिस जनसंख्या 2027 की हम बात कर रहे हैं, उसका जो टाइम स्टैम्प होगा, जब हम बताएंगे कि भारत की जनसंख्या इतनी है, वो होगी 1 मार्च 2027 को रात को 12 बजे। दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जनगणना का नागरिकता, निवासीगण, बहुत सारे कॉन्सेप्ट से लूजली रिलेटेड है। जनसंख्या का मतलब है यदि आप सामान्य रूप से किसी जगह पर निवास कर रहे हैं तो आप वहाँ की पॉपुलेशन का पार्ट है और आपकी गणना की जाएगी। जब तक कि आप डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी ना हो, आप किसी और देश के नागरिक ना हो, यू विल बी पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन। टेरिटरी की बात करते हैं। टेरिटरी मतलब आपका जो क्षेत्र है उसको हम फ्रोजन करते हैं। 31/12/2025 को पूरे भारत की सभी एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री, सभी प्रशासनिक जितनी भी हमारी बाउंड्रीज हैं, उनको फ्रीज कर दिया गया है। उसका कारण ये होता है कि जब जनसंख्या कंप्लीट होती है तो आप राजस्व, ग्रामवार, वार्डवार डेटा पब्लिश करते हैं, और अगर इस बीच कोई भी बाउंड्री चेंज होती है
तो हमारे लिए वो कंटिन्यूअस डेटा देना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो 31/12/2025 से लेकर 31/3/2027 तक पूरे देश की समस्त राजस्व इकाइयाँ, समस्त प्रशासनिक इकाइयाँ फ्रीज कर दी गई हैं। ना कोई तहसील बनेगी, ना कोई राज्य बनेगा, ना कोई राजस्व ग्राम बनेगा, ना कोई नया कोई प्रशासनिक खंड बनेगा। फिर हम बात करते हैं जनगणना बाकी सभी सर्वे से डिफरेंट कैसे। आप लोग कहेंगे कि बहुत सारे सर्वे होते रहते हैं, फिर हम जनगणना क्यों करते हैं। जनगणना ही एकमात्र ऐसा ऑपरेशन है जो यूनिवर्सल है। हम हर आम नागरिक तक, हम हर व्यक्ति तक पहुंचकर उसकी गणना करते हैं। इस बार और हमेशा से भारत में जनगणना के और भी आयाम हैं। हम लोग घरों की गणना करते हैं और घर की परिसंपत्तियों के बारे में बात करते हैं। जब हम फेज़ 2 में जाएंगे, जो फरवरी में होगा, जिसके बारे में हम अभी आपको बताएंगे, तो हम बहुत सारे इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, जो व्यक्तिगत आपकी विशेषताएं हैं, फॉर एग्जांपल फर्टिलिटी डेटा, लिटरेसी डेटा, आप क्या कार्य कर रहे हैं उसके बारे में भी बात करते हैं। इस बार फेज़ 2 में, क्योंकि फेज़ 2 होता है जिसमें हम इंडिविजुअल लेवल पे डेटा कलेक्ट करते हैं, इस बार कास्ट एन्यूमरेशन भी किया जाएगा, जातिगत जनगणना भी की जाएगी। जनसंख्या एक यूनियन सब्जेक्ट है हमारे संविधान के अनुसार, तो जनगणना कराने का दायित्व केवल यूनियन गवर्नमेंट का है। जो जनगणना जिसको हम कहते हैं, जिसको हम सेंसस कहते हैं, वो केवल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर करती है, और इसके पूरे कार्य को जो हम इम्प्लीमेंट करते हैं वो हम स्टेट अथॉरिटीज़ के माध्यम से करते हैं। ये पूरा कार्य सेंसस एक्ट 1948 और सेंसस रूल्स 1990 के तहत किया जाता है। जितने भी अपॉइंटमेंट्स किए जाते हैं, जितना भी कार्य किया जाता है, वो इस एक्ट और रूल से गवर्नड है। नेक्स्ट स्लाइड। जो जनसंख्या हम करने जा रहे हैं वो 8वीं होगी आज़ादी के बाद, और 16वीं हमारी 1872 से जो सीरीज़ चल रही है उसका पार्ट होगी। जैसा मैंने आपको बताया कि जनगणना ही एक ऐसा सूत्र है जिसके माध्यम से हमें राजस्व ग्राम वार, वार्ड वार डेटा मिलता है बहुत सारी चीज़ों पे, जिस पे हमने बात की कि हाउसिंग कंडीशन कैसी है, आपकी सोशल स्टेटस कैसा है, आपके इंडिविजुअल लिटरेसी लेवल्स कैसे हैं, फर्टिलिटी लेवल्स कैसे हैं, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कैसा है, ये सब भी हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। मैं बताना चाहूँगी कि हम जनगणना कराते कैसे हैं, कौन कराता है जनगणना कैसे। तो सबसे पहले हम अपनी बाउंड्रीज़ को डिफाइन करते हैं कि किस जगह पर हम जनगणना कराने जा रहे हैं। तो हम अपनी बाउंड्रीज़ का हम स्टेट, रेवेन्यू विलेज, पूरे के पूरे भारत की सभी इकाइयों का पहले हम उनको फ्रीज करते हैं। उसके बाद पॉपुलेशन हम किसको मानेंगे, जो भी जहाँ सामान्यतः निवासरत हो, जो जहाँ पर रह रहा है उसको वहीं पर गणना की जाएगी। ये क्वेश्चन अक्सर आता है कि हमारा बेटा तो शहर में नौकरी करता है और वो शहर में ही रहता है अपने परिवार के साथ, तो उसकी जो गणना है वो शहर में की जाएगी। केवल माता पिता की गणना ऐसी स्थिति में गांव में होगी। क्वेश्चंस एंड मेथडोलॉजी, मैं बताना चाहूँगी कि जो जनगणना के प्रश्न होते हैं इसके लिए एक टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी भारत सरकार में शीर्ष स्तर पे बनाई जाती है। सभी क्वेश्चंस पर बहुत विचार करके इन क्वेश्चंस को डिज़ाइन किया जाता है, और उससे बहुत सारे हमारे सोशल इंडिकेटर्स पे काम होता है, बहुत सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पे काम होता है। सबसे बड़ा चुनौती जो किसी भी राज्य के सामने होती है वो क्या होती है? सबसे बड़ी चुनौती होती है कि आपके संसाधन जो जनगणना को कराएंगे। सबसे पहले संसाधन हम कैसे आवंटित करेंगे। जनगणना में एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है चार्ज। जिस तरीके से हम राजस्व में बात करते हैं तहसील की, अलग अलग जगह अलग अलग इकाइयों की, जनगणना में हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो है चार्ज। हमारे रूरल क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में चार्ज हमारी तहसील होती है, और नगरीय क्षेत्रों में चार्ज हमारी जो भी नगरीय निकाय होता है वो होता है। बहुत बड़े बड़े नगर निगमों में, क्योंकि बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, तो हम जोन को एक चार्ज मानते हैं। जो नगर निगम की जोन होती है वो एक चार्ज बनती है। जैसे लखनऊ नगर निगम में 8 जोन है, तो 8 चार्ज हैं लखनऊ नगर निगम में। इसके अतिरिक्त लखनऊ में आने वाला प्रत्येक नगर निकाय एक चार्ज है, लखनऊ में आने वाली प्रत्येक तहसील एक चार्ज है। तो चार्ज का एक कॉन्सेप्ट होता है। पहले हम लोग देखते हैं हमारे यहाँ कितने चार्ज बन रहे हैं। तो हमारे यहाँ कुल करीब 1200 के करीब चार्जेस हमारे प्रदेश में होंगे प्रथम चरण में। उसके बाद जनगणना कराएगा कौन, तो हमें कार्मिकों की उपलब्धता देखनी होती है। और उत्तर प्रदेश में क्योंकि बहुत ही व्यापक स्तर पे हमें ये ऑपरेशंस हाउस टू हाउस करने होते हैं, तो करीब 5.5 लाख कार्मिक हम लोग ड्रॉ करते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट से, अलग अलग बॉडीज से। और ये सिर्फ
जनगणना एक्ट की इस प्रकार की संरचना है कि आवश्यकता पड़ने पर किसी भी व्यक्ति को जनगणना की ड्यूटी दी जा सकती है, किसी भी इस्टेब्लिशमेंट के ओनर को जनगणना की ड्यूटी दी जा सकती है। तो हम लोग किसी प्रकार से हम लोग कार्मिकों की उपलब्धता सुनिश्चित करते हैं, क्योंकि 30 दिन का एक प्रक्रिया होती है, और फिर इन सभी कार्मिकों को ट्रेन करना कि किस प्रकार से प्रश्न पूछना है, कि किस प्रकार से आपको प्रत्येक घर से जाकर उस जवाब को प्राप्त करना है। ये जो इस प्रकार से स्केड्यूल बनते हैं वो हम लोग 2 फेज़ में जनगणना हमेशा से भारत में कराई जाती है। पहला फेज़ होगा जिसको हम कहते हैं मकान सूचीकरण और मकानों की गणना, जो वर्तमान में 2026 में होगा, और हर प्रदेश इसके लिए 30 दिन का एक समय निर्धारित करता है। हमारे प्रदेश द्वारा 22 मई से 20 जून तक का समय निर्धारित किया गया है प्रथम फेज़ के लिए। सेकेंड फेज़ मैं बताना चाहूँगी, प्रथम फेज़ हाउस होल्ड लेवल गणना करता है, मतलब कि गृह स्तर पर हम गृह में कितने लोग रह रहे हैं, उनकी क्या क्या इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो हम फेज़ 1 में नहीं कवर करते हैं। वो फेज़ 2 में आता है कि प्रत्येक व्यक्ति की इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, रिलीजन, कास्ट, लिटरेसी, ये सभी क्वेश्चन जब हम इंडिविजुअल गणना करते हैं, जब हम व्यक्तिगत रूप से एक एक व्यक्ति की जनों की गणना करते हैं, वो फेज़ 2 होगा, जो फरवरी 2027 में पूरे देश में एक साथ होगा। इसके बाद जब ये पूरी प्रक्रिया खत्म हो जाएगी तो हम अपना डेटा रिलीज़ करेंगे। जैसा मैंने बताया, डेटा की टाइम स्टैम्प होगी 00 आवर्स ऑफ 1 मार्च 2027, और फिर तमाम प्रकार के पब्लिकेशंस होते हैं जो कि जिस पर कि हमारे पूरे देश की प्लानिंग निर्भर करती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। ये हमारी जनगणना 2027 की समय सारणी है। हमने 31/12/2025 को अपनी बाउंड्रीज़ को फ्रीज़ किया है। प्रथम चरण जो होता है मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना, जिसको हम HLO फेज़ कहते हैं, हाउस लिस्टिंग एंड हाउसिंग सेंसस, उसमें 1 अप्रैल से 30 सितंबर के बीच अलग अलग राज्यों को कोई सा भी 30 दिन का पीरियड चयन करने का अपना दायित्व होता है कि वो कोई सा भी 30 दिन का समय ले सकते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में जनगणना संचालन समिति, जिसका नेतृत्व माननीय मुख्य सचिव महोदय करते हैं, उनके द्वारा और बहुत सारे विभागों के परामर्श के आधार पर उस समिति ने ये निर्णय लिया कि हम 22 मई से 20 जून तक अपनी मकान सूचीकरण की प्रक्रिया को पूर्ण करेंगे। इसी प्रक्रिया से 15 दिन पहले आम जनों के लिए स्वगणना की सुविधा उपलब्ध होगी, जिस पर अभी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। फेज़ 2 होगा हमारा 9 फरवरी से 28 फरवरी 2027 के बीच में, जिसमें एक एक व्यक्ति की गणना होगी। उस पर पुनः आप लोगों से एक बार वार्ता होगी। एक इम्पॉर्टेंट पब्लिकेशन जो इस बीच हम लोग कंपाइल करेंगे वो होता है जिला जनगणना हस्तपुस्तिका, उस पर भी काम होता है। फिर से मैं बताना चाहूँगी कि 1 मार्च 2027 की रात को 12 बजे जो होगा वो हमारी जनगणना का टाइम स्टैम्प होगा, और इस दौरान कोई भी प्रशासनिक इकाई की सीमाओं में परिवर्तन नहीं किया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। ये हमारी उत्तर प्रदेश की जनगणना की संरचना है। भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भारत सरकार के स्तर पे ये कार्य का पूर्ण नेतृत्व रजिस्ट्रार, महारजिस्ट्रार द्वारा किया जाता है, भारत के महारजिस्ट्रार द्वारा। उनके प्रतिनिधि के रूप में उत्तर प्रदेश स्तर पे ये कार्य मेरे द्वारा संचालित किया जाता है। स्टेट में एक नोडल डिपार्टमेंट बनाया जाता है, जो कि हमारे प्रदेश में सामान्य प्रशासन विभाग है। यहाँ पे हमने लिखा है GAD, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। प्रत्येक मंडल पे कमिश्नर, उसके बाद DM, ADM को हम लोग जिला जनगणना अधिकारी कहते हैं। जिला जो DM होते हैं वो अपने अपने जनपदों के प्रधान जनगणना अधिकारी होते हैं। इसी प्रकार से जो कमिश्नर हैं अन्य नगर निगमों के, वो DM के साथ अपर प्रधान जनगणना अधिकारी के रूप में कार्यरत करते हैं। क्योंकि ये डिजिटल जनगणना है तो इस बार हम लोगों ने DIO NIC को भी नोटिफाई कराया, अधिसूचित कराया है। जिला पंचायती राज अधिकारी को कि हमारी प्रत्येक पंचायत तक जनगणना की प्रक्रिया को सफल रूप से संचालित किया जा सके, उनको भी अधिसूचित किया गया है। और जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी को भी अधिसूचित किया गया है DM के सहयोग के लिए। अधिकांश प्रगणक क्योंकि टीचर्स होते हैं तो BSA को भी नोटिफाई कराया जाता है, जो हमारे बेसिक शिक्षा अधिकारी होते हैं। सब डिवीजन स्तर पे, तहसील स्तर पे SDM के नेतृत्व में चार्ज अधिकारी होते हैं, तहसीलदार और हमारे अधिशासी अधिकारी छोटी नगर निकायों के। और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के स्तर पे जो हमारे जोनल ऑफिसर होते हैं वो चार्ज अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं। ये एक जो चीज़ मैंने आपसे कही है, उनके जो डेजिग्नेशंस होते हैं उसको हम लोगों ने लिखा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़।
ये हमारे प्रदेश की एक ये स्लाइड हम लोग आपको ये सारी प्रेजेंटेशंस हम लोग आपके साथ शेयर कर देंगे। हमारी 75 डिस्ट्रिक्ट्स में 350 तहसील और ये इस प्रकार से हमारी पूरे प्रदेश की संरचना है। जिस चार्ज की हम बात कर रहे थे, हम 1195 चार्जेस में, जो भारत में सबसे अधिक है, उसमें हम जनगणना कराने जा रहे हैं। हम लोगों ने अच्छा, मैं ये भी बताना चाहूँगी कि जनगणना में हमने कार्मिक की बात कर ली, हमने समय की बात कर ली। धरती पे क्या होगा, कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे कि कौन कहाँ जाएगा। पूरे प्रदेश को एक ग्रिड में बांटा जाता है। ग्रिड के छोटे छोटे खंड बनाए जाते हैं, जिसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे। उनको हम कहते हैं गणना ब्लॉक या मकान सूचीकरण ब्लॉक। दोनों एक ही चीज़ है। पहले फेज़ में उनको मकान सूचीकरण ब्लॉक कहते हैं, दूसरे फेज़ में उसको गणना ब्लॉक कहते हैं। ये गणना ब्लॉक 120 से 180 घर के करीब होते हैं। इनमें करीब 800 से 1000 के बीच में हम लोग पॉपुलेशन रखते हैं। 800 हम लोगों ने अपर लिमिट रखी है। पूरा प्रदेश ऐसे प्रखंड में बांटा जाता है और इस बार ये कार्य डिजिटली किया गया। ये पोर्टल के माध्यम से इन सबकी ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज बनाई गई हैं, सबकी बाउंड्री को टैग करके बनाया गया है। ऐसे हमारे प्रदेश में 3,90,000 गणना ब्लॉक बने। और मैं ये भी बताना चाहूँगी बहुत हर्ष के साथ कि हमारे प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था ने ये कार्य बहुत कम समय में 1 महीना पहले पूरा कर लिया। हमारा ऑपरेशन स्टार्ट होगा 22 मई से और 20 अप्रैल तक हमारे सभी जनपदों ने ये जो गणना ब्लॉक के चिन्हांकन का कार्य था, सीमांकन का कार्य था, इसको पूर्ण कर लिया था पोर्टल पे ज्योग्राफिकली डिजिटली। हम लोग 5 लाख कार्मिकों को इस कार्य के लिए सम्मिलित करेंगे, ये हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं। ये एक प्रथम चरण का छोटा सा रोड मैप है। हम लोग निरंतर इस पे प्रशासनिक अधिकारियों के साथ वार्ता करते रहे हैं। बहुत सारी छोटी छोटी बैकग्राउंड में जो चीज़ें चलती रहती हैं। आज जब हम आपसे मिल रहे हैं तो मैं चाहूँगी कि आप लोग लाडली वो जो बैंगनी कलर का डब्बा है उस पर फोकस करें कि आज हम वहाँ उस स्थिति में हैं और हम सेल्फ एन्यूमरेशन स्वयगणना शुरू कराने जा रहे हैं। जो बैंगनी कलर का डब्बा है वो 3 चीज़ों के बारे में बात करता है कि पहले हम अपनी ग्रिड पूरी कर लें। कंप्लीट क्रिएशन ऑफ HLBs, जो हमारे मकान सूचीकरण खंड हैं उनका हम सीमांकन चिन्हांकन पूरा कर लें, वो हम पूरा कर चुके हैं। ट्रेनिंग ऑफ एन्यूमरेटर एंड सुपरवाइजर SDM को करानी है, SDM के नेतृत्व में जिलाधिकारी को करानी है। वो कार्य वर्तमान में प्रक्रियाधीन है। हमारी 10 मई तक पूरे प्रदेश में सारी ट्रेनिंग्स कंप्लीट हो जाएंगी। और तीसरा पब्लिसिटी। अब क्योंकि हमने सारी तैयारी पूरी कर ली है तो अब आपके माध्यम से और विभिन्न माध्यमों से हम आमजन को बताना चाहते हैं कि आपको प्रिपेयर करना है, हम आपके घर आने वाले हैं या आपकी सहभागिता का समय अब शुरू हो रहा है। अगले 2 फेजेस बड़े इंपॉर्टेंट हैं। स्वयगणना, जिस पे अभी हम 2 मिनट आपका विस्तार से समय लेंगे, और हाउस लिस्टिंग ऑपरेशंस। हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन वो समय होगा जब हम एक एक घर जाएंगे, क्योंकि एन्यूमरेटर प्रत्येक घर पे जाता है, क्वेश्चन पूछता है, उनका डेटा फ्रीज करता है। आगे बढ़िए। ट्रेनिंग एक बहुत महत्वपूर्ण चरण होता है पूरे प्रक्रिया में जनगणना का। हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले पूरे देश में कुछ राष्ट्रीय स्तर के ट्रेनर्स का चयन किया जाता है। हमारे जनगणना निदेशालय से कुछ लोग गए, 8 नेशनल ट्रेनर बन के आए। फिर उन लोगों ने मास्टर ट्रेनर्स यहाँ पर आकर, हमने सभी जनपदों से कुछ लोगों को बुलाया और उनको बताया कि आप हमारी टीम का हिस्सा है, हम आपसे 15 महीने का कमिटमेंट ले रहे हैं, क्योंकि 15 महीने का कार्य है। और बहुत अच्छे सहयोग के साथ हमारे मास्टर ट्रेनर्स यहाँ पे SIHFW में हमने प्रशिक्षण किया, वो लोग यहाँ पे प्रशिक्षण प्राप्त करके गए। उसके बाद उन मास्टर ट्रेनर्स ने जिला मुख्यालय पर फील्ड ट्रेनर्स को प्रशिक्षित किया। तो इस प्रकार से हमारे कुल 7000 फील्ड ट्रेनर बने। यही फील्ड ट्रेनर और मास्टर ट्रेनर मिलकर आज की तारीख में प्रत्येक छोटी छोटी जगहों पर, तहसील स्तर पे, नगर निकाय स्तर पर हमारे जो एन्यूमरेटर और सुपरवाइज़र हैं उनकी ट्रेनिंग करा रहे हैं। यहाँ 6 मई लिखा है, अधिकतम 10 मई तक हमारा ये सभी कार्य पूर्ण हो जाएगा। गणना ब्लॉक दिखता कैसे है? गणना ब्लॉक ऐसे दिखता है। हमारा गणना ब्लॉक ऐसा नहीं है कि चौकोर होता है, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं नदी जा रही है तो नदी को सम्मिलित करना पड़ता है, हाईवे जा रहा है तो हाईवे को सम्मिलित करना पड़ता है, मतलब हाईवे को हम पार नहीं करते हैं। गणना ब्लॉक एक ऐसे छोटे से खंड को कहते हैं जो कि एक प्रगणक चलकर पूरा देख ले, चलकर। तो छोटा सा एक खंड होता है जो कि हम एक प्रगणक को आवंटित करते हैं और इसकी 700 से 800 तक पॉपुलेशन होती है। हम कई बार ये मानकर चलते हैं शहरों में बहुत सारे अपार्टमेंट खाली हैं तो थोड़ा बड़ा गणना ब्लॉक उसको देते हैं, क्योंकि अधिकांश घर बंद पाए जाते हैं या अभी खाली होते हैं। ऐसे हम लोग पोर्टल के माध्यम से इसका चिन्हांकन करते हैं। पोर्टल के माध्यम से ये कार्य
प्रत्येक सेंटीमीटर उत्तर प्रदेश की भूमि का किसी ना किसी गणना ब्लॉक में होगा। अगर गैर आबाद गांव है तो भी गणना ब्लॉक होगा। मैं अपने मीडिया बंधुओं के साथ ये भी रोचक तथ्य शेयर करना चाहूँगी जो स्लाइड पे नहीं लिखा है कि जनगणना ही वो प्रक्रिया है जिसमें एक राजस्व ग्राम आबाद और गैर आबाद डिक्लेयर होता है। अगर 0 पॉपुलेशन है तो वो गैर आबाद डिक्लेयर हो जाएगा, परंतु अगर वो पहले से गैर आबाद चल रहा है तो भी हम वहाँ जनगणना करने जाएंगे, और अगर 5 लोग या 1 लोग भी अगर वहाँ रहता हुआ पाया गया तो हम उसको आबाद डिक्लेयर करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है, इसलिए उत्तर प्रदेश की भूमि के प्रत्येक सेंटीमीटर को एक गणना ब्लॉक में बांटा जाता है। इसे ये आपके सामने एक डेमोन्स्ट्रेशन है कि किस तरीके से बांटा गया है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। उसके बाद भी जब प्रगणक अपने क्षेत्र में जाता है तो वो एक लेआउट मैप बनाता है जिसको वो नजरी नक्शा कहते हैं। उसकी समझ के हिसाब से मैंने आपको ज्योग्राफिकल नक्शा दे दिया, लेकिन मैं अपनी समझ के हिसाब से कि आगे जाकर राइट टर्न पे 4 घर हैं, फिर वहाँ से लेफ्ट टर्न पे 4 घर है, मैं अपनी समझ के हिसाब से फिर भी एक नजरी नक्शा बनाऊंगी। मैं आपको ज्योग्राफिकल मैप भी दूंगी, मैं आपके जो ऐप है उसमें आपका पूरा क्षेत्र चयनित होकर भी आएगा, फिर भी आपको एक लेआउट मैप बनाने की सुविधा है। चार्ज किसको कहते हैं इस पर हमने विस्तार से बात की है। हमारे यहाँ 1200 चार्ज हैं। कुल मिलाकर ये समझ लीजिए कि ग्रामीण सभी तहसीलें 350, समस्त हमारे छोटे बड़े नगर निकाय और जो हमारे नगर निगम है उसकी जोन्स, ये कुल मिला के फर्स्ट फेज़ में जब हम जा रहे हैं तो हम 1200 चार्जेस की बात कर रहे हैं। मैं एक छोटी सी चीज़ यहाँ बताना चाहूँगी क्योंकि हो सकता है आपके मन में ये प्रश्न आए कि जब हम फर्स्ट फेज़ में जाते हो तो हम हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन करते हैं, घरों की गणना करते हैं, जिसका मतलब ये है कि हम किसी भी हमारे बहुत सारे ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पे सिविलियन एन्यूमरेटर को, आम नागरिक को जाना मना होता है। हमारे देश की सुरक्षा के कारणों से या बहुत सारे कारणों से जेल हो गई फॉर एग्जांपल कि बाहर का एन्यूमरेटर नहीं जाता है, तो फर्स्ट फेज़ में हम उसको स्पेशल चार्ज मानकर, हमें वहाँ की फैसिलिटीज़ पहले से पता है, हम उसकी गणना नहीं करते। सेकेंड फेज़ में उसकी भी गणना होगी, उसके भी अंदर हम जाएंगे, उन्हीं के एक आदमी को ट्रेन करके उससे डेटा प्राप्त करेंगे और इंडिविजुअल डेटा हम कलेक्ट करेंगे। फर्स्ट फेज़ में हम किसी भी डिफेंस इस्टेब्लिशमेंट, इन सभी क्षेत्रों को हम स्पेशल चार्ज कहते हैं। फर्स्ट फेज़ में हम स्पेशल चार्जेस को नहीं टच करते। ये हमारे देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ प्रश्न है, आपको सिर्फ जानना चाहिए। स्लम एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, कहाँ से आता है? स्लम का जो कॉन्सेप्ट है, स्लम इज ऑल्सो अ लार्जली जनगणना कॉन्सेप्ट। हमें पता है स्लम क्या होती है, उसकी एक डेफिनेशन भी है 1956 के एक्ट में। बट जनगणना के पर्पस से अगर आपको दिख रहा है कि कहीं 50-60 घर बने हुए हैं जिनमें की भौतिक सुविधाएं नहीं हैं और वो कच्चे स्ट्रक्चर्स में रह रहे हैं, तो हम उसको एक अलग गणना ब्लॉक बनाते हैं। और स्लम की जो ईबी होती है, उसको स्लम का जो गणना ब्लॉक होता है वो हमेशा अलग बनाया जाता है। ऐसा नहीं है कि बिल्डिंग के साथ में स्लम है तो बिल्डिंग और स्लम को एक गणना ब्लॉक बना दिया। अच्छा, और एक ये भी बताना चाहूँगी कि स्लम केवल नगरीय क्षेत्रों में बनाए जाते हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में इतनी व्यापक स्तर पे लोग ऐसे रह रहे हो ऐसा नहीं पाया जाता है। तो अर्बन एरियाज़ में स्लम का जो कॉन्सेप्ट आता है, जो स्लम की फिगर्स आती हैं, वो भी जनगणना के माध्यम से आती हैं। आगे बढ़िए। एन्यूमरेटर और सुपरवाइजर मोटा मोटा आपको समझ में आ गया होगा, वो व्यक्ति जो जनगणना करने जाएगा। एन्यूमरेटर को हम लोग प्रगणक कहते हैं और जो सुपरवाइजर होता है उसको पर्यवेक्षक कहते हैं। 6 एन्यूमरेटर पे 1 पर्यवेक्षक होता है और पर्यवेक्षक की ये दायित्व होता है कि वो अपने क्षेत्र में गुणवत्ता और यदि कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो उसको मीट करे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट वहाँ से वो हो गया। एक बार बंद करके दोबारा स्टार्ट करेंगे। दुष्यंत, 1 मिनट का ब्रेक लेंगे, मेरे ख्याल से टेक्नोलॉजिकल हिकअप्स हैं, तब तक आप वीडियो प्ले। मुखिया की ओर से होगी। मुखिया का नाम बदला नहीं जा सकता। तो अगर ना पोर्टल में एंट्री का तरीका, सबसे पहले पोर्टल खोलें, फिर अपना राज्य या केंद्र शासित प्रदेश भरें, फिर कैप्चा भरें। इसके बाद स्वागत स्क्रीन आगे के चरणों का मार्गदर्शन करेगी। परिवार की मुखिया, जैसे यहाँ सुशीला देवी, अपना नाम और मोबाइल नंबर दर्ज करती हैं।
अपनी भाषा चुनें। फिर OTP से सत्यापन होता है। पूरी प्रक्रिया सुरक्षित और बहुत आसान है। जिला और नजदीकी स्थान से यानी लैंडमार्क चुनना जरूरी है। मैप पे मार्कर दिखाई देगा, वही अपने घर का स्थान चिन्हित करें। इसके बाद HLO प्रश्नावली का पृष्ठ खुल जाएगा। अधिकांश प्रश्न विकल्प आधारित होंगे, साथ ही लिखने के लिए फोनेटिक और वर्चुअल कीवर्ड होगा। FAQs और टूल टिप हर शंका का तुरंत समाधान करते हैं। यदि कोई प्रश्न अथवा जानकारी छूट जाए तो सिस्टम खुद आपको संकेत देता है। सभी विवरण भरे जाने के बाद चेक करें, ड्राफ्ट सहेजें, जरूरत हो तो संशोधन भी करें या अंतिम रूप से जमा करें। सबमिशन के बाद H से जुड़ा 11 अंकों का SCID आपको दिखाई देगा। ये आपको SMS से भी मिलेगा। जब प्रगणक आपके घर आए तो ये SCID आप उनसे साझा करें। आपकी दी गई सही जानकारी से हमारा देश सिर्फ मजबूत ही नहीं बनता, बल्कि उसकी वास्तविक तस्वीर भी सामने आती है। परिवार का मुखिया। यहाँ पर आते हुए आप लोगों ने स्वयंगणना का प्रोसेस समझा। हमारी स्लाइड बीच में कोऑपरेट करना बंद हो गई थी। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, जैसे ये सिर्फ मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता रही हूँ। 4 मुख्य बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, स्लाइड के बिना ही बता देते हैं। प्रीमाइसिस बिल्डिंग, जनगणना मकान, जनगणना परिवार। प्रीमाइसिस मतलब प्रांगण। एक प्रांगण हो सकता है, जैसे ये प्रांगण है, इसमें 4 अलग अलग भवन हैं। बिल्डिंग मतलब भवन। एक भवन में बहुत सारे जनगणना मकान हो सकते हैं कि हर फ्लोर पे एक अलग घर है। मकान का मोटा मोटा एस्टिमेशन होता है, अलग अगर उसकी अलग एंट्रेंस है तो वो एक अलग मकान समझा जाएगा। ऐसा भी हो सकता है, आप अपार्टमेंट्स में देखेंगे, आगे एक परिवार रह रहा है और पीछे सर्वेंट क्वार्टर्स में अलग एंट्रेंस के माध्यम से एक और परिवार रह रहा है। परिवार का आशय कॉमन किचन से है। अगर आप एक किचन से खाना खाते हैं तो आप एक परिवार हैं, जनगणना परिवार। बहुत जगह हम लोग देखते हैं कि एक ही घर में 2 भाइयों की फैमिलीज अलग अलग खाना बना रही हैं, तो एक जनगणना मकान, 2 जनगणना परिवार। ये हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं। हम परिवार के स्तर पे जाके गणना करते हैं। बहुत बार ये ऐसा शहरों में देखते हैं कि एक ही घर है, ऊपर किराएदार भी रह रहा है, फिर एक और कोई पेइंग गेस्ट भी रह रहा है। इसमें मैं सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि जो इंस्टीट्यूशनल हाउस होल्ड्स होते हैं, हमारे कुछ संस्थागत परिवार होते हैं, जैसे कि पुलिस ऑफिसर्स मेस, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, पेइंग गेस्ट, ये सभी एक ही किचन से खाना खा रहे हैं, तो ये एक संस्थागत परिवार है। ठीक है, आगे बढ़िएगा। स्वयंगणना का प्रोसेस आपने देखा अभी। बस मोटा मोटा एक हम पोर्टल पे जाते हैं, अपनी लैंग्वेज को चयनित करते हैं, अपने मोबाइल नंबर के माध्यम से अपनी लोकेशन लेके आप ये सारे क्वेश्चंस पोर्टल पे फिल कर सकते हैं। आपको एक आईडी मिलेगी। आईडी का क्या करना है? एनीबडी क्या करेंगे आईडी का? क्यों बताना है? इसलिए कि मैंने आपसे फर्स्ट बार बोला कि हम जो भी जनगणना का आंकड़ा शेयर करते हैं वो ज्योग्राफिकल टेरिटरी वाइज होता है। मुझे कहीं ना कहीं आपको ज्योग्राफिकली पिन करना होगा। ऐसा नहीं हो सकता आपने स्वयंगणना कर दी एंड दैट्स इट। मुझे आपको बताना होगा कि आप कौन से राजस्व ग्राम में रह रहे हैं, कौन से वार्ड में रह रहे हैं, कौन से गणना ब्लॉक में रह रहे हैं। तो एन्यूमरेटर आपके घर आएगा, आपसे वो आईडी लेगा। एन्यूमरेटर के सामने जब आप एन्यूमरेटर को आईडी देंगे, आपके पास 3 विकल्प हैं। आप उसको कहें जैसा मैंने भरा वैसे भर दो, आप उसको कहें इसको संशोधित कर दो, मेरे से गलत हो गया था एक क्वेश्चन, या आप उसको कहें इसको छोड़ो, ये तो मैंने ऐसे हाथ साफ करने के लिए भर लिया था, एक नया भर दो। ठीक है, तो तीनों विकल्प हमारे जो परिवारजन है उनके पास ओपन है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये यू कैन रन दिस। ये आप देख चुके हैं कि हमारे पोर्टल का लॉगिन है। अभी वर्तमान में अगर आप लॉगिन करेंगे तो कहेगा उत्तर प्रदेश की गणना 7 तारीख से शुरू होगी। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। ये क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस आपने अलग से लगाए। ये हमारे क्वेश्चन होंगे 34 इस प्रकार के प्रश्न होते हैं जिस पे हम लोग डेटा कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ठीक है, ये कुछ भौतिक सुविधाओं के बारे में हम लोग बात करते हैं। ये कुछ लीगल प्रोविजन है, यू कैन स्किप दिस। किसी को पूछना होगा तो हम लोग दोबारा आ जाएंगे। एक बार बार, क्योंकि हमारे अधिकांश प्रगणक टीचर्स होते हैं, हमारे सामने भी कोई विकल्प नहीं है, हमें भी कार्मिक इकट्ठे करने हैं और जनगणना करानी है। और मैं ये बताना चाहूँगी कि जो RT एक्ट है उसमें जो
एक दशकीय पॉपुलेशन सेंसस होता है, वो एक ऐसी ड्यूटी है जो टीचर को दी जा सकती है। और ये ऐसा नहीं है कि 30 दिन की फुल टाइम ड्यूटी है, ये एक एडिशनल ड्यूटी है जिसके लिए पेमेंट किया जाता है। टीचर्स को इसके लिए एक अच्छा हैंडसम मानदेय मिल रहा है, 25,000 ऑलमोस्ट, और उनकी जो ट्रेनिंग्स होती हैं वो भी पेड होती हैं। इसके अतिरिक्त आप ये समझिए 180 घर 30 दिन, एक दिन में कितने घर कवर करने हैं? 5 या 6। तो 1 घंटे का एडिशनल काम है। आप सबके माध्यम से मैं ये भी बताना चाहूँगी, हमें पता है पूरे देश में इस वक्त हीट वेव कंडीशंस हैं, ये सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में। हमने राजस्व विभाग से और अपने स्तर से भी ये अनुरोध किया है कि हमारे टीचर्स जो हैं उनके स्वास्थ्य की भी हमें चिंता है, वो अर्ली मॉर्निंग आवर्स में इस कार्य को कर सकते हैं या थोड़ा लेट इवनिंग आवर्स में कर सकते हैं। 4 बजे के बाद या सुबह 8 बजे से पहले जब थोड़ा ठंडा मौसम होता है उस समय पे भी कर सकते हैं। बहुत अधिक काम नहीं है ये, एक घर की गणना करने में हमारे टीचर को मैक्सिमम 10 मिनट्स लगते हैं। तो ये रोज 45 से 50 मिनट का काम है जो उसको करना है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हमारे 4 मुख्य डिजिटल टूल्स हैं क्योंकि डिजिटल जनगणना की बात हो रही है। सबसे पहला है एक पोर्टल जिसके माध्यम से सभी कार्मिकों की ड्यूटी लगाई गई है। इसको CMMS कहते हैं, सेंसस मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। ये पूरा का पूरा ये सभी प्रशासनिक इकाइयों के पास है। हमारे सभी तहसील, सभी जिले, पूरे देश में सारे अर्बन लोकल बॉडीज़ इसको यूज़ कर रहे हैं। इसी के माध्यम से ड्यूटी लगती है, इसी के माध्यम से डेटाबेस बनता है, इसी के माध्यम से जिस ग्रिड की हमने बात की, जिस खंडों की हमने बात की, वो सारे डिज़ाइन किए गए हैं। जो HLB क्रिएटर यूटिलिटी है जो आपको रेड वाले बॉक्स में दिख रही है, वो CMMS पोर्टल का ही एक छोटा भाग है, क्योंकि एक तरफ हम ग्रिड बनाते हैं, दूसरी तरफ हम एक आदमी या एक प्रगणक का नाम लेते हैं और उस ग्रिड पे उस प्रगणक को अलॉट कर देते हैं। तीसरा है स्वयगणना पोर्टल, जो हम सभी के लिए आम नागरिकों के रूप में कहीं ना कहीं हमें अपना अगर डेटा फिल करने की इच्छा है तो हम खुद कर सकते हैं। ये पब्लिक पोर्टल है और इसका कोई ऐप नहीं है, ये पोर्टल है, बट ये मोबाइल पे भी चल सकता है। और लास्ट है हमारा HLO ऐप। अभी हम क्योंकि फर्स्ट फेज़ में है तो हम उस पर केवल HLO पे बात कर रहे हैं। जब सेकेंड फेज़ में आएंगे तो पॉपुलेशन एन्यूमरेशन भी ऐप के माध्यम से होगा। कहने का मतलब यह है कि जो भी टीचर आपके घर आएगा वो आपका डेटा संग्रहण जो करेगा वो ऐप के माध्यम से करेगा। ये एक ऑफलाइन ऐप है, वो अपना डेटा स्टोर कर सकता है, जब भी उसको नेटवर्क मिले वो इसको सिंक कर सकता है। अगर 20 घर कर लिए तो 20 घर का डेटा उड़ेगा नहीं, उसके फ़ोन में स्टोर रहेगा। जैसे ही उसको सिग्नल मिलेगा वो इसको हमारे सर्वर के साथ सिंक कर सकता है। और इसका ये मतलब नहीं है कि उसके पास कागज़ नहीं है, उसका जो ट्रेनिंग मैनुअल है उसमें उसको प्रिंटेड फॉर्मेट भी दिया गया है। अगर किसी टीचर को सुविधा चाहिए तो उसका जो ट्रेनिंग मैनुअल है उसमें हम लोगों ने पूरी की पूरी प्रश्नावली के प्रिंटेड फॉर्मेट भी दिए हैं। आगे बढ़िए। ये कौन कौन से ऐप को कैसे यूज़ करता है ये एक छोटा सा परिचय है, हम उसको पढ़ नहीं रहे हैं, बट ये सिर्फ आप लोग को यदि यूज़ करना हो। नेक्स्ट स्लाइड। स्वयगणना कैसे करें इस पे हम लोगों ने आपको थोड़ा सा एक वीडियो दिखा दिया है। नेक्स्ट स्लाइड का मुखिया आगे बढ़ो। स्वयगणना हम लोगों ने इस बार, क्योंकि बहुत बड़ा प्रदेश है और बहुत सारी इकाइयां हैं और हमें कहीं ना कहीं हर किसी को टारगेट करना है, क्योंकि बाद में शिकायत ये आती है उसने ठीक से रिकॉर्ड नहीं किया। तो हम ये चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति स्वयं अपनी गणना करे। तो हमने सभी डिस्ट्रिक्ट्स को उत्तर प्रदेश में सभी विषमताओं के बाद भी हम लोग जनगणना कराएंगे और आप लोग के सहयोग से कराएंगे, तो आपका सहयोग अपेक्षित है। ओके, जस्ट 5 मिनट्स। ये हमारे थीमेटिक डेज हैं जिसपे हमने अलग अलग एरियाज़ को टारगेट करने के लिए डिस्ट्रिक्ट को दिया है, और ऐसे डिपार्टमेंट्स जहाँ पर बहुत सारे कार्मिक कार्य करते हैं। उद्देश्य ये है कि समस्त परिवारों को किसी न किसी एक डे के माध्यम से हम कवर कर सकें। हम लोग ये भी कोशिश कर रहे हैं कि पंचायत भवनों के माध्यम से, कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से कोई व्यक्ति ये भी ना कहे कि मुझे मोबाइल चलाना नहीं आता था इसलिए मैं अपनी स्वयगणना नहीं कर पाया, वो भी सुविधा दी जा रही है। आगे बढ़िए। आपको एक छोटा सा फोटो रोल दिखाएंगे और उसके बाद आई थिंक वी कैन टेक अप क्वेश्चंस। नमस्कार, ये पढ़ जनगणना 2027 कैरी ऑन। ये हम लोगों ने स्टेट लेवल पे जो ट्रेनिंग्स की हैं, आगे बढ़ते जाओ। ये कुछ फोटोज हैं जो डिस्ट्रिक्ट्स ने हम लोगों के साथ साझा की हैं। धीरे धीरे।
थैंक यू सो मच। आपका क्वेश्चन क्या है? सीमावर्ती जनपदों में कैसे जनगणना की जाएगी जो 7 इंटरनेशनल बॉर्डर्स में भी आपको मैं बताना चाहूँगी, मैंने इंटरनेशनल बॉर्डर वाली डिस्ट्रिक्ट में सर्व भी किया है, पीलीभीत में। हमारी इंटरनेशनल बॉर्डर तक की जो हमारी जितनी भी भूमि होती है हमारे प्रदेश की, वो किसी न किसी राजस्व ग्राम के नक्शे में होती है। हमारी जो बेसिक इकाई है जनगणना की, वो राजस्व ग्राम है। तो अगर इंटरनेशनल बॉर्डर्स भी है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सब बहुत सारी स्टेट्स में इंटरनेशनल बॉर्डर है। हमारी जो ऑपरेटिंग इकाई है वो राजस्व ग्राम है। अगर छोटा राजस्व ग्राम है तो वहाँ शायद 1 गणना ब्लॉक होगा, बड़ा राजस्व ग्राम है तो 4 गणना ब्लॉक है। उस गणना ब्लॉक पे हमारे एन्यूमरेटर की ड्यूटी होगी, जैसे कि बाकी सभी राजस्व ग्रामों में गणना की जाती है, उसी प्रकार से इंटरनेशनल बॉर्डर पे की जाएगी। एक मिनट सभी साथी, एक दुष्यंत स्टेट ये कहता है कि जो अदर डिस्ट्रिक्ट है उसको वो सो यू हैव 3 क्वेश्चंस। आपके 3 क्वेश्चन हैं जो आपने बहुत एक साथ मिक्स करके पूछे। नंबर 1 है बेघर लोगों की गणना। प्रथम चरण में हम घरों की, मकानों की गणना कर रहे हैं। बेघर लोगों की भी गणना की जाती है, द्वितीय चरण में की जाती है। द्वितीय चरण में आखिरी दिन 28 फरवरी को शाम को 7 बजे से सुबह के 12 बजे तक ऐसे सभी लोग जो जहां होता है प्रत्येक गणना ब्लॉक में, उसको पहले ही चिन्हांकित कर लिया जाता है। ऐसे बेघर लोगों की गणना की जाती है। आपका सेकंड क्वेश्चन है मिसिंग पर्सन्स के बारे में। मिसिंग पर्सन्स एक लीगल कॉन्सेप्ट है। जो सेंसस है वो आपकी फैमिली जो रिपोर्ट करती है, हम उसी को रिकॉर्ड करते हैं। हम आपसे कोई रिकॉर्ड नहीं मांगते हैं, ना हम किसी लीगल कॉन्फ्लिक्ट में जाते हैं। सो मिसिंग पर्सन्स इज़ अ लीगल कॉन्सेप्ट। अगर आपका परिवार आपको परिवार का सदस्य मानता है तो हम काउंट करेंगे, वो नहीं मानता है, आपको डेड मानता है, तो इट इज़ अप टू द फैमिली, दे हैव टू रिपोर्ट। और आपका थर्ड क्वेश्चन क्या था? ऑर्फनेजेस विल बी कवर्ड एज पार्ट ऑफ नॉर्मल, मतलब जैसे कि हम घरों में जाते हैं वैसे ही वो संस्थागत परिवार मानते हुए ऑर्फनेजेस को कवर किया जाता है। हेलो, एक सवाल है कि अगर सही जानकारी दी वो कितनी गोपनीय रखी जाएगी? आपका मकान कितना बड़ा है? आप मोटा चावल खाते हैं, पतला खाते हैं, या मालूम जी हमने जानकारी दिया कल को 3 किलो बात है, कल को हम कहेंगे बिजली वाले बड़े परेशान। एक चीज़ बताती हूँ, मैं आपका प्रश्न समझ गई हूँ। ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। मैं सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि जनगणना में आप जो भी सूचना देते हैं वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट की कभी शेयर नहीं होती। जनगणना में आपने जो व्यक्तिगत सूचना दी, एक बार आपका शेड्यूल भर गया तो वो गोपनीय है, वो कभी शेयर नहीं होता। कभी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट भी आप देखेंगे, हमें ये पता होता है कि किस गांव में कितने घर हैं जिनके पास शौचालय नहीं है, लेकिन हम कभी लिस्ट नहीं देते हैं क्योंकि वो लिस्ट कॉन्फिडेंशियल होती है। इसी प्रकार से आपने कहा 16 किलोवाट या 20 किलोवाट, जो कि हम पूछ नहीं रहे हैं, इट इज़ एंटायरली गोपनीय। मैं राजी हूँ आपने कहा कि जाती है वो सेकंड फेज में, वो पहले फेज में क्यों नहीं हो रही है और सेकंड फेज में होगी तो कैसे होगी? ओके, सेकंड फेज में जब होगी तो हम आपको उसकी जब नीति निर्धारण होगा आपको बताएंगे। फर्स्ट फेज में इसलिए जातिगत जनगणना नहीं की जाती है, आपने ध्यान दिया होगा, मैंने बताया। फर्स्ट फेज इज हाउस होल्ड लेवल डेटा कलेक्शन। एक हाउस होल्ड में एक से अधिक जाति के भी लोग हो सकते हैं, एक से अधिक रिलीजन के भी लोग हो सकते हैं। फर्स्ट फेज इज अ हाउस होल्ड लेवल डेटा कलेक्शन। सेकेंड फेज इज इंडिविजुअल लेवल डेटा कलेक्शन। जब आप जातिगत जनगणना करते हैं वो आपके सेकेंड फेज में इंडिविजुअल लेवल डेटा कलेक्शन का पार्ट बनेगी, और उसकी जो भी रणनीति केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी वो आप लोगों के साथ साझा की जाएगी। सवाल ये है कि आपके यहाँ जैसे कि आपने बताया कि 5 ये आपके पास अवसर नहीं था कि बेरोजगारी को दूर करने का, आप इसका ऐसा नहीं काम कर सकते थे कि आप ऑप्शन देते लोगों को इसमें पार्टिसिपेट करने का? आई थिंक ये पॉलिसी लेवल डिसीजन है, और मैं यहाँ पर जनगणना की जो संरचना मुझे बनाकर दी गई है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हूँ। सो आई डू नॉट थिंक आई नीड टू इलेबोरेट ऑन दैट क्वेश्चन। मैम, मेरा नाम संतोष शर्मा है, मैं आज तक से हूँ। मेरा सवाल जनगणना है, जातिगत जनगणना में आप लोग धर्म जाति एक फैमिली में अगर कोई धर्मांतरण करके दूसरा धर्म ले लेता है तो, और या इंटरकास्ट मैरिजेस होती है तो उसके बाद कास्ट बदलती है, तो क्या वो लोग भी लेंगे? और जातिगत जनगणना में क्या क्या चीज़ें शामिल करेंगे? इंडिविजुअल फैमिली में अगर जाकर के मल्टीपल रिलीजियल कास्ट, मैंने जैसे आपको बताया शर्मा जी, वी आर करेंटली मीटिंग फॉर HLO फेज। जातिगत जनगणना का जब SOP निर्धारित होगा, नहीं निर्धारित हुआ है, जब निर्धारित होगा तब हम आपके साथ साझा करेंगे, और वो सभी को क्योंकि पहली बार होगी इंडिपेंडेंस के बाद, तो हम लोग उस पर सभी को
बलीपूर्वक एजुकेट करेंगे। एक आप सभी साथियों से अनुरोध है कि माइक लेके एक एक बोलें, इससे क्लियरिटी रहे क्वेश्चन में। दूषण, एक सवाल ये है, हमारे देश में बहुत सारे रोहिंग्या हैं, उनको आप किस तरह से जनगणना में शामिल करेंगे? रोहिंग्या एक मिनट, जबकि हमारे आम आदमी नागरिक के पास उतने सबूत नहीं है कि वो भारतीय नागरिक हैं, उन रोहिंग्यों के पास वो सारे सबूत हैं कि वो भारतीय नागरिक हैं, उनको कैसे आप साबित करेंगे? मैं आपको स्पष्ट करना चाहती हूँ, जनगणना का कॉन्सेप्ट का सिटीजनशिप से कोई रिलेशन नहीं है। अगर आप कहीं पर 180 दिन से रहते हैं और आप बार्ड नहीं हैं, अन्य किसी कारण से आप इलीगल माइग्रेंट नहीं हैं, आपके पास डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी नहीं है, तो यू विल बी काउंटेड एज पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन। आपका प्रश्न इज अ लार्जर क्वेश्चन विच रिलेट्स टू द कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजनशिप। आई थिंक इट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ डिबेट दैट वी आर हैविंग टुडे। थैंक यू सो मच। अगर जानकारी गलत कर देता है, भर देता है, तो दोबारा से दूसरी बार संशोधन कर सकता है। कितनी बार वो ऐसे में? करेक्शन 5 बार। अगर आप सेल्फ एन्यूमरेशन में अपना क्वेश्चन गलत भर देते हैं तो यू कैन रिवाइज इट अप टू 5 टाइम्स, जब तक कि एन्यूमरेटर ने उसको फ्रीज ना कर दिया हो। एन्यूमरेटर ने फ्रीज कर दिया है, एन्यूमरेटर एक बार फ्रीज कर देगा, उसके बाद आप उसको चेंज नहीं कर सकते। मैडम ऐसा है कि SIR में हुआ कि बहुत सारे लोग हैं, जैसे आंगनबाड़ी को भी आपस में ले रहे हैं, या क्योंकि जो टेक्निकली जो लोग नहीं उस चीज़ को जानते हैं, अगर आप उनको उपलब्ध कराते हैं तो ये प्रॉब्लम होती है कि प्रॉपर में आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच सकती। तो इसका क्या आपके पास? एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, जनगणना का पूरा कॉन्सेप्ट ब्रिंग योर ओन डिवाइस पे बेस्ड है। जब पिछली बार दोनों विकल्प थे, पेपर और डिजिटल, तो पेपर का ऑनरेरियम था 9,000, डिजिटल का ऑनरेरियम था 25,000। इस बार स्टेट गवर्नमेंट्स ने, सभी स्टेट गवर्नमेंट्स ने पूरे देश में कमिटमेंट किया है कि डिजिटल जनगणना होगी। बहुत ही लाइट ऐप है, पुराने एंड्रॉयड पे भी चलता है और आज की तारीख में सबको व्हाट्सएप चलाना आता है, तो ये हमारे यहाँ प्रॉब्लम नहीं है। इट इज़ अ कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन ब्रिंग योर ओन डिवाइस। दो सवाल है, पहला ये कि जब SIR की प्रक्रिया चल रही थी तो ये हुआ कि बहुत ज़्यादा। दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल है, ये 33 नंबर पे लिखा हुआ है घर में मुख्य आधार, इसमें जो है श्री अन्न योजना भी है, तो केंद्र सरकार की योजना है, तो ऐसे में पॉलिटिकल पार्टी जो उसके विकल्प क्या क्या? अनाज, चावल, गेहूँ, बाजरा, ज्वार। जो 33 नंबर क्वेश्चन है उसको पहले ले लेते हैं। जितने भी क्वेश्चन है वो MCQ क्वेश्चंस हैं। सो हम इसमें किसी योजना के विषय में नहीं पूछ रहे हैं। आपके पास विकल्प हैं, फॉर एग्जांपल चावल या गेहूँ या कोई अन्य, आपको उसी में से कोई एक चूज़ करना है। तो इट इज़ एन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसमें किसी का कोई सब्जेक्टिव नहीं है। आपका प्रथम प्रश्न क्या था? ओके, सो OTP संबंधी फ्रॉड में हम लोग नागरिकों को बार बार कोशिश भी कर रहे हैं कि उनको जागरूक करें। इसी में आप लोगों की सहभागिता सबसे अधिक चाहिए। ये OTP नहीं है, ये कोई डिजिट बेस्ड कॉन्सेप्ट नहीं है। नहीं मैडम, मतलब उनको आइडेंटिफाई कैसे करें? उनका कोई आइडेंटिटी कार्ड होता है, सभी एन्यूमरेटर्स के पास आइडेंटिटी कार्ड होता है। मैम, स्वगणना में आपने कहा है कि एक मकान एक आदमी करेगा, किसी के पास 2 या 3 मकान है तो वो कैसे? उसके परिवार के अन्य सदस्य, एक मकान कितने भी आदमी कर सकते हैं, बट एक मोबाइल नंबर पोर्टल में एक बार यूज होगा। इसमें आर्थिक जनगणना भी होगी? आर्थिक जनगणना से आपका क्या आशय है? मतलब हम इंडिविजुअल क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं, प्लीज़ रिमेंबर। हम ये नहीं पूछते हैं आपकी कितनी इनकम है, हम ये पूछते हैं कि आप क्या कार्य कर रहे हैं, और वो भी फर्स्ट फेज में नहीं पूछा जाता। आप देखेंगे इसमें परिसंपत्तियों का विवरण है। एक गणना एक बार होगी, दोनों अपना अलग कर लेंगे तो भी गणना एक बार होगी। आप सभी से अनुरोध है कि आपने कहा जनगणना में शिक्षकों को लगाएगा, सबसे ज्यादा शिक्षक लगेगा। शिकायत अभी से आ रही है कि शिक्षकों को लगाने की वजह से विद्यालय बंद हो रहे हैं, इस पे कैसे निजात? ये स्टेट का एकदम कॉन्शियस पॉलिसी डिसीजन है कि स्पष्टली जो जनगणना का मुख्य फेज है उसमें स्कूल की छुट्टियां हैं। दूसरा, सभी स्कूल्स पे एक एक टीचर को छोड़ा गया है, कोई भी विद्यालय बंद नहीं होगा, ये स्टेट द्वारा सुनिश्चित किया गया है। 4-5 जिलों से PM के पास शिकायत नहीं है। वी कैन टेक द DMs कैन टेक दैट अप, ये स्टेट का डिसीजन है। वो अपने आप को जैसे डिक्लेयर करना चाहे। नहीं, ठीक है, कपल के रूप में। तो क्या ये उनके लिए मैम कंपल्सरी होगा क्योंकि SIR
बच्चे की मौत हुई तो उसमें तो उनको कुछ भी दिया नहीं गया, मुआवजा नहीं दिया गया। तो क्या आप लोग इसको जस्टिफाई करते हैं कि टीचर के लिए कंपलसरी है पहला और इतनी होगी मैग्नीफिकेशन गलती होगी, अगर उनको कुछ होता है तो वो जाते हैं तो आप लोग क्या उनको मुआवजा देंगे? ये स्टेट गवर्नमेंट का प्रेरोगेटिव है और सेंसस ड्यूटी सिर्फ टीचर के लिए ही नहीं, हर व्यक्ति जिसको सेंसस की ड्यूटी दी जाती है, अगर वो आम नागरिक है उसको भी यदि सेंसस की ड्यूटी मिलती है तो इट इज़ अ कंपल्सरी ड्यूटी, इट इज़ पार्ट ऑफ नेशनल ड्यूटी। सभी सभी साथी दो से तीन को। बीरेन जी आपका क्वेश्चन क्या था? उनका मैंने बता दिया, he wants to run, दुष्यंत एक ही करिए। दिस इज पार्ट ऑफ, ये स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी।